Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 23rd of October 2022. तो गाइज आज है तारीख 23 अक्टूबर 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है राइन रिवर को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो हमारे संविधान में 9th शेड्यूल है ना, जब उसको लाया गया था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कौन से प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में लेकर आया गया था, ये आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जाता है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन B लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन C इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन D मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज अगर आप लोग गूगल पर जाते हो और जाकर सर्च बॉक्स में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लिखते हो और न्यूज़ सेक्शन को ओपन करोगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, सभी आर्टिकल्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी है क्या, तो यहाँ पर एक बॉडी है अखिल भारत हिंदू महासभा, इनकी एक डिमांड है, इनकी एक मांग है। मांग क्या है कि महात्मा गांधी जी का जो फोटो है ना करेंसी के ऊपर, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। उस फोटो को रिप्लेस कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो उस करेंसी के ऊपर लेकर आना चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पर एक मांग उठी है, ये एक नई सी कंट्रोवर्सी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं इस प्रकार की मांगें और भी बहुत पहले भी उठ चुकी हैं। आज से लगभग 10 महीने पहले, पिछले साल दिसंबर की बात है, और पिछले साल दिसंबर में भी ये कंट्रोवर्सी रैप्ट हुई थी, पिटीशन भी यहाँ पर डाली गई थी, ये बात प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुँचाई गई थी कि करेंसी नोट के ऊपर महात्मा गांधी जी का फोटो रिप्लेस कर सुभाष चंद्र बोस जी का रखना चाहिए। तो ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर इस प्रकार से मुद्दा जो है ना वो चलता हुआ आया है। इनफैक्ट गूगल पर आप देखोगे तो इस प्रकार के जो नोट्स हैं ना उनकी पिक्चर नज़र आएगी, जहाँ पर महात्मा गांधी जी का पिक्चर ना होकर सुभाष चंद्र बोस जी का पिक्चर देखने को मिलता है। अब बात ये करते हैं कि इस अखिल भारत हिंदू महासभा का कहना क्या है। इनका यहाँ पर कहना यह है कि देखो, हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था देश को आज़ाद कराने में, उनको फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हम लोग नेताजी के कंट्रीब्यूशन को भूल जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे देश की आज़ादी के लिए, कंट्री के फ्रीडम स्ट्रगल में इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और वो कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी जी के कंट्रीब्यूशन से कम नहीं था। ऐसा यहाँ पर अखिल भारत हिंदू महासभा का कहना है। तो एक अच्छा तरीका यही है कि नेताजी को सम्मानित किया जाए कुछ इस प्रकार से काम कर, यानी कि जो नोट्स हैं उसके ऊपर महात्मा गांधी जी के पिक्चर को रिप्लेस कर नेताजी के पिक्चर को लेकर आया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है। बाकी आप लोग यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना कि क्या ये सही है, क्या नेताजी का पिक्चर होना चाहिए रिप्लेस कर या फिर महात्मा गांधी जी का पिक्चर रहना चाहिए। आप किस चीज़ की साइड में हो इसको लिखना और साथ ही साथ में अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन करना, मतलब लॉजिकल रीज़न लिखना कि आखिरकार क्या कारण है इसके पीछे का, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ना। वो चीज़ें आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को। चलो फिर आगे आते हैं। बाकी अगर मैं आप लोगों को बेसिक सी बातें बताऊँ सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, तो आपको पता होगा इनका जन्म हुआ था 1897 में। कहाँ पे हुआ था, कटक के अंदर, ओडिशा में। और सुभाष चंद्र बोस जी जाने जाते हैं
क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। इसको यहाँ पर बनाया था ताकि इंडिया को आज़ादी दिलाई जा सके ब्रिटिश के जो भी यहाँ पर रूल था उससे, अंग्रेज़ों के रूल से भारत को आज़ाद किया जा सके। उस वजह से यहाँ पर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी को इस्टेब्लिश किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट कोट इनका क्या है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आप सभी लोगों को पता ही है। फिर उसके बाद में लास्ट में लगभग ये 18 अगस्त में भी चेक कर लेना, 18 अगस्त 1945, एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है ना। 18 अगस्त 1945 में नेताजी का जो प्लेन है ना वो क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की जान भी इसी में चली गई थी। तारीख एक बार यहाँ पर देख लेना क्या है तारीख, मुझे करेक्टली शायद याद नहीं है, लेकिन शायद यहाँ पर यही है। फिर यहाँ पर इस तारीख को इनका निधन हुआ और निधन के सालों बाद भी यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत बार, कई बार मतलब वीडियोस भी आए थे, कई बार यहाँ पर आर्टिकल ही पब्लिश हुए हैं, अलग अलग जगह पर इनको देखे जाने के जो दावे हैं वो भी यहाँ पर किए गए हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता दूँ, इसी साल का अपडेट है। सरकार ने यहाँ पर क्या बोला है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है ना उसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। ये भी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, है ना। ये इसी साल की बात है, आज से लगभग यहाँ पर कुछ महीने पहले की बात है। क्लियर हुआ? चलो आगे आते हैं। बाकी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। नौ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्रीथिंग लाइफ इनटू अ डेड रिवर। एक नदी है जो कि बहुत लंबे समय पहले सूख चुकी है, उसको वापस से रेजुविनेट करने के बारे में चर्चा की जा रही है, यानी कि वापस से उसको जीवित करने के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो क्या है मामला, आओ समझते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इस वाले आर्टिकल को वैसे आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना, या फिर जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के अंदर जो रिवर का टॉपिक है उसको लेकर भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे बात की गई है एक नदी की जो कि ओडिशा के अंदर है, नाम क्या है, सुकपाइका रिवर। ना ये जो सुकपाइका रिवर है ना, इसने 1950 में ही बहना बंद कर दिया था। 1950 में इस रिवर का जो फ्लो है ना वो रुक चुका था, लेकिन अभी पिछले कुछ समय में हमने देखा पूरे भारत भर में वाटर क्राइसिस नज़र आता है, यानी कि पानी की कमी आपको बहुत सारी जगह पर देखने को मिलेगी। और ओडिशा के अंदर भी पानी की कमी नज़र आती है बहुत सारे गाँव के अंदर। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी बढ़ चुकी है, लोगों को प्रॉपर पानी मिल नहीं पा रहा है, काफ़ी परेशान है, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस नदी को रेजुविनेट कर लेना चाहिए, वापस से जीवित कर लेना चाहिए। जिस वजह से यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा। तो एक छोटी सी नदी है जो कि 70 साल पहले बहना बंद कर चुकी है ऑलरेडी, ये ओडिशा के कटक में है। इसी को रेजुविनेट करने के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। जो हमारी राज्य सरकार है इन्होंने यहाँ पर इसके रिवाइवल प्लान के ऊपर काम करना स्टार्ट भी कर दिया है, वापस इसको यहाँ पे अपने रूप में लाने के लिए काम करना शुरू कर भी दिया गया है। और जो एनजीटी है यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो लगातार इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर डायरेक्शन दे रहा है। और आप कह सकते हो कि पहली बार कुछ इस प्रकार का अटेम्प्ट किया जा रहा है उड़ीसा के अंदर कि हम लोग एक नदी को वापस से उसके ओरिजिनल शेप के अंदर लेकर आ रहे हैं। कौन सी नदी है? सुकपाइका नदी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किसी नदी की ट्रिब्यूटरी है या नहीं है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो सुकपाइका रिवर की बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, एक दूसरी नदी से निकलती है, महानदी से निकलती है। कहाँ पे निकलती है? आयतपुरा विलेज, आयतपुरा गांव के पास जो महानदी बह रही है ना, वहीं से ये सुकपाइका रिवर भी निकलती है। और निकलने के बाद में लगभग 27.5 किलोमीटर बहने के बाद आप कह सकते हो जो बंकाला वाला एरिया है ना, यहाँ पर ये अगेन दोबारा से महानदी में ही मिल जाती है ना। महानदी से ही निकल कर 27.5 किलोमीटर बहकर महानदी में ही मिल जाती है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? आयतपुरा गांव से। और कहाँ पर मिलती है महानदी में दोबारा? वो बंकाल के अंदर यहाँ पे मिल जाती है। ये कुछ नाम यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, कुछ 4 लाइनें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे आते हैं। देखो 1950 में जो राज्य सरकार है वहाँ की, उनका जो वाटर रिसोर्स इंजीनियर है, इन्होंने यहाँ पर सुकपाइका नदी का जो एक तरीके से मुंह है ना वो बेसिकली बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर कैनाल सिस्टम बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से जो है पूरी नदी सूख गई थी। और सूखने के बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी तक कोई काम किया नहीं गया। नाउ फाइनली अब सिचुएशन ये देखने को मिली है कि पानी की कमी देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों से उड़ीसा के अंदर में। तो फोकस किया जा रहा है कि इस रिवर को वापस से रेजुविनेट किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर ये रिवर अगर रेजुविनेट हो जाती है तो इससे बहुत सारी मदद मिल जाएगी अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे बहुत सारे एरियाज़ हो, वहाँ पर अलग तरीके से जो हेल्प है वो मिल सकती है। और आप देख पाओगे 28 सितंबर की ही बात है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना,
इन्होंने ऑलरेडी ओडिशा की सरकार को डायरेक्शन दे रखा है, ओडिशा की सरकार को बोल रखा है कि आप यहाँ पर एक बजटरी प्रोविज़न बनाओ, यानी कि अलग से यहाँ पर आपके पास में एक बजट होना चाहिए ताकि आप इस रिवर को पूरी तरह से रेजुविनेट कर सको, पूरी तरह से नया कर सको साल 2023 के मार्च के महीने तक। ठीक है ना। तो ये इस आर्टिकल के अंदर चर्चा की गई। अब मैं आपको थोड़ा सा सुकपाइका नदी के बारे में, इस रिवर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नीचे नज़र आ रही होगी। सबसे पहला पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो नदी है ना, ये बेसिकली महानदी का ही यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी है, यानी सुकपाइका रिवर महानदी की एक सहायक नदी है। महानदी जो कि आपको ओडिशा में देखने को मिलती है। ठीक है ना। कहाँ से निकलती है? आयतपुरा गांव से। ये मैंने आपको पूरी तरह से ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। फिर उसके बाद में बोला यह जाता है कि ये जो रिवर है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है और उसके बाद में ये काफ़ी सारे एरियाज़ को कवर करता है, लगभग 3 ब्लॉक को कवर करता है। ओडिशा के अंदर में कटक हो गया, कटक सदर हो गया, देन उसके बाद यहाँ पर रघुनाथपुर हो गया, देन यहाँ पर एक एरिया और है निचिंता कोयली। ये कुछ एरियाज़ है जिसको यहाँ पर ये बेसिकली अलग अलग ब्लॉक्स है जिसको यहाँ पर ये नदी कवर करती हुई जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। नीचे आपको अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर पाओगे। देखो इस आर्टिकल में कोई भी ऐसा खास याद रखने वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि आने वाले टाइम पर चर्चा होगी और आज के न्यूज़पेपर में भी कुछ खास ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस नहीं है। यहाँ पर थोड़े बहुत आर्टिकल हैं। अब पिछली बार मैंने सोचा था कि पिछली बार भी ऐसे ही आया था न्यूज़पेपर संडे का, संडे में ज़्यादा कुछ होता नहीं है ना पढ़ने के लिए, तो पिछली बार भी ऐसा था। तो मैंने सोचा था कि वीडियो नहीं डालते हैं, तो फिर काफ़ी सारे लोगों ने मेंशन किया कि नहीं सर जितना भी है डाल दिया करो, एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो आज ही मैंने सोचा था कि हाँ वीडियो रहने देते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा यार जो भी आर्टिकल है डिस्कस कर लेते हैं, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी आपकी भी और मेरी भी। तो यहाँ पे जो अगला आर्टिकल है ना, ये बात करता है जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये बेसिकली इंडिया में विज़िट करने वाले हैं नवंबर के मंथ में, यानी कि अभी अक्टूबर में हम लोग अगले मंथ यहाँ पर ये विज़िट करेंगे इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है मोहम्मद बिन सलमान, ये इंडिया में विज़िट करेंगे। अब नवंबर में कौन सी तारीख को? तो बोला जा रहा है 14 नवंबर को इनका विज़िट रहने वाला है। और 14 नवंबर में इंडिया आने के बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में काफ़ी सारी बातचीत करने वाले हैं, कुछ ही घंटे रुकेंगे। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो अगले दिन ही नवंबर 15 और 16 को एक G20 का समिट होने वाला है और वो जो G20 का समिट है वो भी यहाँ पर ये प्रिंस अटेंड करेंगे। तो फिर इंडिया में कुछ घंटे रुकने के बाद में अगले दिन G20 का समिट अटेंड करने के लिए इंडोनेशिया के अंदर बाली पहुँच जाएंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद में कुछ सोर्सेस ये बोल रहे हैं कि अगले महीने बहुत सारी मीटिंग है, जैसे कि एक मीटिंग तो चलो मैंने आपको ये वाली बता दी कि हाँ 14 नवंबर को इस प्रकार से ये आने वाले हैं। दूसरा, उसी समय पर आप कह सकते हो कि और भी मीटिंग है, जैसे इंडिया और आसियान कंट्री के बीच में मीटिंग है एक, और इंडिया और ईस्ट एशियन समिट भी आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अलग अलग मीटिंग्स भी उसी तारीख पे फंस रही हैं। तो कुछ सोर्सेज का कहना यहाँ पर यह है कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान की विजिट हो रही है भारत में 14 नवंबर को, इससे हो सकता है यहाँ पर यह है कि हमारे पीएम मोदी जो आसियान के साथ में समिट होने वाली है उसको अटेंड ना करें, जो ईस्ट एशियन समिट होने वाला है उसको अटेंड ना करें, कंबोडिया में मीटिंग होने वाली है इसको अटेंड ना करें। ऐसा हो सकता है। यहाँ पे सोर्सेज के थ्रू ये बात रखी जा रही है कि इन मीटिंग को अटेंड ना कर यहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ में ये वाली मीटिंग रखी जाएगी। और इस मीटिंग के दौरान यहाँ पे मिस्टर सलमान और पीएम मोदी ये दोनों ही काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि इस रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जो सिक्योरिटी सिनेरियो है ना, जो ख़राब हुआ है सिक्योरिटी सिनेरियो, मतलब खासकर एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो। आपको पता होगा एनर्जी को लेकर पूरी तरह से दुनिया भर में क्राइसिस नज़र आए हैं, चाहे कच्चे तेल का मामला हो चाहे नेचुरल गैस का मामला हो। तो कच्चे तेल का प्रोडक्शन भी रशिया यूक्रेन में होता है, रशिया में खासकर होता है, और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन भी रशिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इस वॉर की वजह से आप कह सकते हो इस एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर एक प्रॉब्लम नज़र आई है, उसके बारे में यहाँ पर ये डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में जो रशिया के ऊपर बहुत सारे सेंक्शंस लगाए गए हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो साथ में इकट्ठी होकर उन्होंने ढेर सारे सेंक्शंस रशिया के ऊपर लगा दिए हैं। जबकि यहाँ पर इंडिया और सऊदी अरेबिया की भी अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया ने भी और इंडिया ने भी यहाँ पर इन सेंक्शंस को ज्वाइन नहीं किया है। हमने कोई भी सेंक्शंस यहाँ पर रशिया या यूक्रेन के ऊपर नहीं लगाए हैं। ठीक है ना। तो इसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको पता होगा कि ओपेक प्लस जो कंट्री है, ओपेक प्लस कंट्री कौन सी हैं? जो कि तेल का प्रोडक्शन यानी कच्चे तेल का प्रोडक्शन करती हैं। इन ओपेक प्लस कंट्री ने रिसेंटली डिसाइड किया
कि हम लोग अभी तेल की सप्लाई को कम कर देंगे, तेल का प्रोडक्शन कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पिछले कुछ समय पर बहुत सारा लॉस फेस करना पड़ा है, बहुत सारा घाटा यहाँ पर इनको हुआ है पिछले कुछ समय पर। तो इसके चक्कर में उसको रिकवर करने के लिए ये यहाँ पर इसके प्रोडक्शन को कुछ टाइम के लिए कट कर देंगे। कट करने से क्या होगा, मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, और प्राइसेस इंक्रीज़ होने के बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो ये थोड़ा बहुत बेनिफिट कमा पाएंगे। क्योंकि कोविड के समय पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सस्ता यानी कि चीप रेट में इस तेल को बेचा था, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ को बहुत लॉस हुआ है, ऐसा यहाँ पर कहना है। तो इसको लेकर रिसेंटली अमेरिका ने, यूएसए ने क्या बोला कि जो सऊदी अरेबिया है वो यहाँ पर गलत कर रहा है ना। सऊदी अरेबिया को या फिर ये जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं इनको अपनी ये जो ऑयल का प्रोडक्शन है ना, इसको कट नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पर यूएसए और इसके सऊदी अरेबिया के बीच में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी इरप्ट हो गई थी। तो उसके बारे में भी डिस्कशन यहाँ पर इंडिया के साथ में किया जाएगा, वो बात यहाँ पर बोली जा रही है। अब ऑब्वियसली जो मीटिंग होगी तब हम लोग पता लगा सकेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चर्चा में हुआ है। अभी मीटिंग यहाँ पर नहीं हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारा का सारा एक प्रेडिक्शन है कि हाँ ये चर्चा होगी। साथ ही साथ में एक और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा, वो यहाँ पर यह है कि साल 2019 की बात है। साल 2019 में जो यहाँ पर ये किंग है मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि $100 बिलियन का, कितना, $100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में किया जाएगा सऊदी अरेबिया के थ्रू। और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे किया जाएगा, जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसमें किया जाएगा, या फिर जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर किया जाएगा। लेकिन अभी तक वो जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस 2019 में किया गया था, अभी तक उस प्रॉमिस का कोई भी ऐसा फल नहीं देखने को मिला है, आप ऐसा कह सकते हो। तो इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। साथ ही साथ में आप देखोगे और भी आने वाले टाइम पर बहुत सारी मीटिंग है जिसको यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ अटेंड करने वाली हैं। क्लियर हो गया। बाकी मैंने आपको बता दिया, मोहम्मद बिन सलमान अभी जब इंडिया विजिट करेंगे तो इससे हो सकता है कि जो आसियान वाला समिट होने वाला है, आसियान इंडिया के बीच में समिट होने वाला है, या फिर ईस्ट एशिया समिट होने वाला है, इसको हमारे पीएम मोदी अटेंड ना करें। लेकिन बात यहाँ पे बोली ये जा रही है, चाहे वो आसियान समिट हो चाहे वो ईस्ट एशियन समिट हो, ये दोनों भी भारत के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये समिट होंगे 10 से लेकर 13 नवंबर के बीच में। तो हो सकता है यहाँ पर पीएम मोदी 10 से 13 नवंबर तक इसको अटेंड करें, फिर 14 नवंबर को यहाँ पे इंडिया में एक तरीके से सऊदी अरेबिया के साथ में जो किंग आ रहे हैं इनके साथ में डिस्कशन करें, फिर 15 नवंबर को फिर से G20 समिट हो सकता है, फिर उसको अटेंड किया जाए लाइन टू लाइन। अब देखा जाएगा आगे सिचुएशन कैसी होती है। फिलहाल आर्टिकल के अंदर जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दी हैं। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक टारगेट होता है 5K प्लस लाइक्स का रोज़ाना का, जो कि आप लोग अचीव करवाते हो, और 1 सेकंड लगेगा ये काम करने में, कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, जैसे स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है ना, या फिर मैप का क्वेश्चन पूछा गया, या आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ पूछे जाएं जहाँ पर, तो उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या करो, कमेंट में एक्टिवेट रहने की कोशिश क्या करो। इससे आपका और मेरा जो एंगेजमेंट है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। एक स्पीशी के बारे में चर्चा की जा रही है। तो एक प्लांट की स्पीशी है, उसको यहाँ पर डिस्कवर कर लिया गया है। अब ये जो स्पीशी है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, अल्मेनिया। अल्मेनिया इसका जीनस है, अल्मेनिया से यहाँ पे बिलोंग करती है। अल्मेनिया की एक प्रजाति ऑलरेडी हम लोग को मिल गई थी बहुत पहले, लगभग आज से 188 ईयर्स पहले एक और अल्मेनिया की प्रजाति मिली थी जो कि फर्स्ट स्पीशी हुआ करती थी। और आप कह सकते हो 188 ईयर बाद अल्मेनिया की ही हम लोगों को ये सेकेंड स्पीशी मिली है। तो इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है और आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप जब इस प्लांट को देखते हो ना, ये प्लांट कहाँ पे देखने को मिला है, ये जो नई स्पीशी है वो मिली है पलक्कड़ के अंदर, केरला के अंदर में। तो और यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि ये अल्मेनिया जीनस से बिलोंग करती है। इसका नाम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नाम ध्यान रखना, इसका साइंटिफिक नाम है अल्मेनिया मल्टीफ्लोरा। क्या, अल्मेनिया मल्टीफ्लोरा इसका एक साइंटिफिक नेम है। और इससे पहले वाली जो इसकी स्पीशी थी उसका क्या नाम था, तो मैं आपको वो भी पहले बता देता हूँ ताकि आगे जब हम पढ़ें तो आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। जो पहले वाली स्पीशी थी ना उसका नाम था अल्मेनिया नोडीफ्लोरा, अल्मेनिया नोडीफ्लोरा। और जो ये नई वाली स्पीशीज़ का क्या नाम है, अल्मेनिया मल्टीफ्लोरा। समझ में आई बात। आगे आते हैं। बोला ये जाता है ये जो स्पीशी है ना ये काफ़ी स्पेशल है, बॉटनिकल पर्सपेक्टिव से और कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही तरीके से इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ पर एक हर्ब है, जड़ी बूटी का काम करती है। कितना ग्रो करती है? 60 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट हो जाती है, जो कि आपको ये पिक्चर में दिख रही है। 60 सेंटीमीटर तक यहाँ पर ये प्लांट ग्रो कर सकता है। अल्मेनिया मल्टीफ्लोरा, अल्मेनिया मल्टीफ्लोरा ये दूसरी प्रजाति है इस जीनस की, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि इसका अल्मेनिया स्पीशी का ये दूसरी प्रजाति है। इससे पहली वाली प्रजाति का मैं आपको ऑलरेडी नाम बता चुका हूँ, क्योंकि इससे पहले वाली जो फर्स्ट डिस्कवरी है ना वो 188 ईयर्स पहले देखने को मिली थी। अब ये फाइनली यहाँ पर सेकेंड डिस्कवरी मिली है इसी पर्टिकुलर जीनस की। तो उस प्लांट का साइंटिफिक नेम आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका आयुसियन स्टेटस। आयुसियन स्टेटस यहीं पर दिया गया है, इसको फटाफट लिख लो हाथों हाथ, नाम डाल के इसके आगे का आयुसियन स्टेटस लिख लेना। आयुसियन स्टेटस की बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरे में ये प्रजाति नज़र आती है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत छोटी सी है, बहुत कम मात्रा में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में रखी होनी चाहिए, रेलिवेंट है। अल्मेनिया मल्टीफ्लोरा, और इससे पहले वाली अल्मेरिया नोडीफ्लोरा, लेकिन अभी कौन सी मिली है? अल्मेरिया मल्टीफ्लोरा। क्या है? एक प्लांट है। आपसे पूछा है क्या है, तो प्लांट है, प्लांट की कैटेगरी में है। उसके बाद में इसका आयुसन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसरो का एक सबसे हैवीएस्ट जो रॉकेट है ना, 36 सैटेलाइट्स के साथ में इसको हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। 36 सैटेलाइट के साथ में इसरो का सबसे भारी भरकम जो रॉकेट है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया श्रीहरिकोटा से। कब लॉन्च किया गया? अभी रात में 12 बजे के आसपास यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। ये अभी तक का एक हैवीएस्ट रॉकेट है इसरो का। नाम क्या है? नाम है LV-M3M2 OneWeb इंडिया 1। ये इसका आपको नाम देखने को मिलेगा। इसमें 36 सैटेलाइट्स को लगाया गया है। 36 सैटेलाइट को यहाँ पर इस पर्टिकुलर रॉकेट से भेजा गया है, तो अपने आप में यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो LV-M3M2 बेसिकली यहाँ पर एक डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है हमारे न्यू स्पेस इंडिया का, और यहाँ पे हमारा फोकस है कि हम इतनी सारी सैटेलाइट्स को एक तरीके से लॉन्च कर सकें। और इस लॉन्च के साथ ही क्या है कि जो इसरो है, या फिर आप कह सकते हो इंडिया, एक बहुत बड़ी एंट्री में आ चुका है। दुनिया भर के कमर्शियल लॉन्च वाले मार्केट में हम लोग आ चुके हैं, मतलब ढेर सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। अलग अलग देश क्या करते हैं ना, दूसरे देशों से, क्योंकि अभी भी आपको पता होना चाहिए कि बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनकी खुद के अपनी स्पेस एजेंसीज़ हैं। फॉर एग्जांपल भारत के पास में जैसा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जापान के पास में जाक्सा है, रशिया के पास में रोस्कोसमॉस है, फिर ऐसे यहाँ पर अमेरिका के पास में नासा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अपनी अपनी खुद की इनकी स्पेस एजेंसीज़ हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ उस कैटेगरी में आती हैं जिनके पास में अभी तक कोई अपनी खुद की स्पेस एजेंसी है नहीं, वो इतना सक्सेसफुल इस पर्टिकुलर फील्ड में हो नहीं पाए हैं। तो अब उनको अगर अपनी सैटेलाइट लॉन्च करनी होगी तो वो कैसे करेंगे? तो वो यहाँ पर इन कंट्रीज से अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर इसरो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसरो काम चीपर रेट में कर देता है, यानी बहुत सस्ते दाम में, बहुत सस्ते दाम में, और सक्सेसफुल ही हम लोग यहाँ पर एक काम कर देते हैं। जबकि नासा के जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है सैटेलाइट को लॉन्च करने में। जाक्सा रॉस्कॉस में भी यही हाल देखने को मिलेगा, जबकि इसरो यहाँ पर बहुत चीपर रेट में लॉन्च कर देता है। तो आप कह सकते हो ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च वाले मार्केट जो है ना, इसमें यहाँ पर अब कह सकते हो कि इंडिया उतर चुका है, इसरो उतर चुका है। हम लोगों के पास में कैपेबिलिटी है कि हम एक भारी भरकम रॉकेट से बहुत सारी सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करें। ये जो मिशन है ना, ये बेसिकली LV-M3 की 5वीं फ्लाइट थी। इस 5वीं फ्लाइट के तहत यहाँ पर ये काम किया गया है। और जो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि ये जो रॉकेट हमने लॉन्च किया है, ये पहला रॉकेट है जिसका वेट, मतलब जो कि एक तरीके से 6 टन के पेलोड के साथ गया है। 6 टन तक का वेट इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इतने पेलोड के साथ में इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है, इसी वजह से इसको इसरो का हैवीएस्ट रॉकेट यहाँ पर बोला गया है। क्लियर हो गई बात? नाउ आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा सवाल है। अब इसरो के रॉकेट के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है, तो मैंने आपको पहले ये भी बताया है कि इसरो के पास में कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, हमारे पास में कौन कौन से ऐसे रॉकेट हैं जिसकी वजह से हम लोग सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। तो उसी में से आपसे एक छोटा सा सवाल है। हमारे पास में एक है PSLV, है ना, PSLV रॉकेट, एक है GSLV। इन दोनों का इस्तेमाल भी हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये दोनों ही सक्सेसफुल सिस्टम है। इनसे भी बहुत सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। आप लोगों को बताना यह है कि PSLV और GSLV में क्या डिफरेंस है।
पीएसएलवी की फुल फॉर्म लिखना, जीएसएलवी की फुल फॉर्म लिखना, पीएसएलवी कहाँ पर सैटेलाइट को लॉन्च करता है और जीएसएलवी कहाँ पर सैटेलाइट को लॉन्च करता है, पीएसएलवी कितनी दूरी पर सैटेलाइट को लॉन्च करता है और जीएसएलवी कितनी दूरी पर सैटेलाइट को लॉन्च करता है। सिंपल सी बातें हैं, मैंने आपको रटा रखी हैं, प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों ने लिखना है। आगे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2-3 छोटे छोटे आर्टिकल्स नजर आते हैं, एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा, एक्सेस टू पैलिएटिव केयर ओनली फॉर 1 to 2% ऑफ दोज इन नीड। मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या है पैलिएटिव केयर, क्या है। एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है, तो समझेंगे पैलिएटिव केयर एग्जैक्टली क्या है। बोला यह जा रहा है कि केवल 1 से 2% की जो पॉपुलेशन है जिनको पैलिएटिव केयर चाहिए होता है, जिनको पैलिएटिव केयर चाहिए भारत के अंदर में या दुनिया भर में, उसकी कुछ ही पॉपुलेशन को यहाँ पर ये केयर मिल पा रहा है। यानी कि भारत में सपोज़ यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये पैलिएटिव केयर की डिमांड है, ये वाला केयर इनको चाहिए, लेकिन कुछ ही लोगों को यहाँ पर ये केयर मिल पा रहा है, 1 से 2% लोगों को मिल पा रहा है। और दुनिया भर में यहाँ पर आप देखोगे तो 14% के आसपास ये लोगों को पैलिएटिव केयर मिल पा रहा है जिनको भी नीड है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। एनालिसिस यहाँ पर ये बोलता है कि इंडिया आज के टाइम पर आप देखोगे तो नंबर 3 पर खड़ा है कोइंसिडेंसेस के मामले में। यानी कि दुनिया भर में बहुत सारे अलग अलग क्राइसिस नज़र आते हैं, बहुत सारे अलग अलग पेशेंट्स देखने को मिलेंगे अलग अलग बीमारी से जूझते हुए। तो पेशेंट्स का मामला देखें ना, तो उसमें आप देखोगे तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, और ऐसे पेशेंट जिनको यहाँ पर पैलिएटिव केयर की डिमांड है, पैलिएटिव केयर उनको चाहिए, है ना। और खासकर ये कौन से पेशेंट को दिया जाता है, कैंसर वाले पेशेंट को, जिनको कैंसर की बीमारी है ना, उन लोगों को यहाँ पर पैलिएटिव केयर दिया जाता है। करेंट टाइम पर बात करें तो केवल आपको 3 राज्य देखने को मिलेंगे, केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र, जहाँ पर आपको पैलिएटिव केयर को लेकर एक पॉलिसी नज़र आती है। बाकी केरला, मिजोरम, तमिलनाडु, कर्नाटका और पंजाब, असम, यहाँ पर आप देखोगे ना तो कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कैंसर का रेट बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो हर लाख पॉपुलेशन के ऊपर 130 केसेस आपको नज़र आते हैं कैंसर के। और कैंसर के लोगों के लिए ही मेजोरिटी कैंसर लोगों के लिए आपको पैलिएटिव केयर देखने को मिलेगा। मैं मेजोरिटी में बात कर रहा हूँ, बाकी और भी बीमारियों के लिए ये पैलिएटिव केयर होता है, मैं आपको बता सकता हूँ। इस रिपोर्ट ने यह बताया कि जो कैंसर के इंसिडेंसेस है कंट्री के अंदर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसका बर्डन बहुत ज़्यादा है। अब बर्डन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अनअफोर्डेबल है, यानी कि लोग यहाँ पर इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं क्योंकि बहुत खर्चा है कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर में, ऐसा आप लोग कह सकते हो। तो पैलिएटिव केयर आज के टाइम पर देखोगे तो कुछ ही लोगों को मिल पा रहा है, जितने लोगों को ज़रूरत है उसके 1 से 2% लोगों को ये पैलिएटिव केयर मिल पा रहा है। अब समझते हैं आखिरकार ये पैलिएटिव केयर है क्या। देखो पैलिएटिव केयर का मतलब होता है, पैलिएटिव का मतलब होता है टू एलिवेट पेन, यानी कि जो दर्द है ना उसको कम करना। तो बेसिकली वो दर्द कैसा भी हो सकता है, फिजिकल इमोशनल पेन हो सकता है, फिजिकल पेन हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपकी सफरिंग्स होती हैं, जो आपका पेन है उसको कम करने के लिए, उसको एलिवेट करने के लिए पैलिएटिव ये केयर दी जाती है। सफरिंग का मतलब है कोई व्यक्ति यहाँ पर पेन से जूझ रहा है, दर्द हो रहा है, डिस्ट्रेस में, हार्डशिप से गुजर रहा है, तो उसको यहाँ पर उसका दर्द कम करने के लिए पैलिएटिव केयर दिया जाता है। नाउ ये एक ऐसा अप्रोच है जो कि पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। उनकी जो फैमिलीज बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, है ना, तो मान लो कोई किसी को बीमारी है, इलनेस की, मतलब आप कह सकते हो कि मतलब ऐसी कोई बीमारी जिससे कि जान को काफ़ी बड़ा खतरा है, तो उसमें यहाँ पर लोगों को थोड़ी राहत दे सकता है ये पैलिएटिव केयर। क्योंकि जान को खतरे वाली बीमारी जो है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम दिमाग में भी क्रिएट करेगी, बहुत सारा पेन यहाँ पर क्रिएट कर सकती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर लेकर आ सकती है। तो बेसिकली वो जो सफरिंग्स है ना उसी को रोकने का काम करता है ये पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर बेसिकली एक पार्ट है, और आप कह सकते हो कि एक ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है। किसी भी पेशेंट को जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो उसी का यहाँ पर एक हिस्सा है जहाँ पे ये पर्सन की हेल्थ को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है, फिजिकली इमोशनली जो पेन है उसको यहाँ पर रिड्यूस करने में मदद कर सकता है। तो अभी ये केयर काफ़ी सारे लोगों को चाहिए तो, लेकिन कुछ ही लोगों को यहाँ पर ये केयर मिल पा रहा है। समझ में आई बात? आई होप आपको यहाँ पर ये सिस्टम अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा क्या है, और ये कैंसर वाली सिचुएशन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल क्या बात करता है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, इसने क्या किया, स्टॉप किया कॉर्बेट टाइगर सफारी वर्क को, टेल पैनल सबमिट ट्री फेलिंग रिपोर्ट। मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ है। मैंने कल आप लोग को इसके बारे में बताया भी था, कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपको बताया था, याद आ रहा होगा। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया, उत्तराखंड की सरकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की सरकार से पूछा गया, क्योंकि देखो हुआ ये, रिसेंटली बोला ये गया कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर ना एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, और उस प्रोजेक्ट की वजह से
कई सारे जो पेड़ हैं वो काट के गिरा दिए गए हैं। 6000 से ज़्यादा पेड़ काट के गिरा दिए गए हैं और अभी भी यहाँ पर इलीगल जो पेड़ों की कटाई है वो चल रही है। फॉरेस्ट हमारे कम होते जा रहे हैं। तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बेंच है और इस बेंच को जो लीड कर रहे हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, इनका कहना यह है कि पूरी एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और देखा जाएगा कितने पेड़ यहाँ पर काटे गए हैं। तो तब तक ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उस प्रोजेक्ट के ऊपर रोक लगाई जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। सफारी बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है पूरी तरह से और सफारी बनाने के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है ज़बरदस्त तरीके से। तो यही यहाँ पर बोला गया कि भैया इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी के लिए रोक लगा दो। कितने पेड़ कटे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका एनालिसिस किया जाएगा। एक कमेटी उस पूरी तरह से रिपोर्ट को तैयार करेगी और वो रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट होगी, उस रिपोर्ट को देखा जाएगा। तब तक यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर, ऐसा यहाँ पर बोला गया। फाइनल रिपोर्ट तक आपको रुकना होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है कि पता तो चले क्या हालात यहाँ पर देखने को मिले हैं, इस रिजर्व के अंदर में क्या हालात हुए हैं, कितने पेड़ काटे गए हैं। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। हालांकि कल भी यही चर्चा में था कि इस चीज़ को रोका जाए, जिस प्रकार से कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर पेड़ों की कटाई हो रही है उसके ऊपर रोक लगाया जाए। वहाँ पे जो ये सफारी को लेकर प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है ना, उसके ऊपर रोक लगाई जाए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर रोक लग चुकी है, जब तक प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं आती है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है। क्लियर हुई बात। तो आपने करना क्या है, इसके बारे में जान लेना है कॉर्बेट नेशनल पार्क एग्जैक्टली क्या है। देखो, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में और उसी समय पर कॉर्बेट नेशनल पार्क आया था। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क था जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा बना, है ना। ये जो नेशनल पार्क है इसको 1936 में बनाया गया था। पहले हेले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाया करता था, क्योंकि ये बंगाल टाइगर को प्रोटेक्शन दिया करता था। फिर उसके बाद में इसका जो नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये एक व्यक्ति के नाम पे रखा गया है, जिम कॉर्बेट के नाम पे। जिम कॉर्बेट जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उनके नाम पे ये नाम रखा गया। नाउ जो कोर एरिया है ना, देखो ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क की जब आप लोग बात करते हो तो ये जो पूरा एरिया जो देखने को मिलेगा, ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, माउंटेनियस रीजन है। ये आपको शिवालिक वाले रेंज में देखने को मिलता है ना। और यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत सारी नदियाँ बहती हुई नज़र आती हैं, जैसे रामगंगा, सोन नदी, उसके बाद में मंडल, देन पेलेन, कोसी, ये मेजर रिवर्स हैं जो कि यहाँ पर इस रिजर्व से बहती हैं। देन फ्लोरा की बात करें, यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बात की जाती है कॉर्बेट के अंदर लगभग 600 से ज़्यादा अलग अलग पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं। ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, फर्न्स, ग्रास, क्लाइंबर्स, हर्ब्स, बैम्बूस, उसके बाद में साल, खेर, सिसु जो है ना, ये मोस्ट विजिबल ट्रीज़ हैं। यानी कि कॉर्बेट में जब आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा जो देखने वाले पेड़ हैं वो है साल, खेर और सिसु। यहाँ पर ये पेड़ सबसे ज़्यादा विजिबल पाए जाते हैं। फौना की बात करें, यानी कि कौन कौन से जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, तो टाइगर्स के अलावा कॉर्बेट के अंदर आपको लेपर्ड देखने को मिलेंगे। कुछ और मैमल्स हैं जैसे कि जंगल कैट हो गई, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, स्लॉथ। उसके बाद यहाँ पर ये सारे जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद बोला जाता है कि उत्तराखंड के अंदर कुछ और भी मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, यानी कि इस कॉर्बेट नेशनल पार्क के अलावा भी कुछ एरियाज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क, जो मैंने आपको बताए ना, ये दोनों के दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में आते हैं। फिर आता है यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क, गोत्री नेशनल पार्क और साथ ही साथ में गोविंद नेशनल पार्क। ये कुछ और भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उत्तराखंड के, ऐसा आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो ये था छोटा सा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इसके नीचे एक और आर्टिकल है और मे बी शायद लास्ट आर्टिकल है, देखेंगे आगे कुछ है या नहीं है। यहाँ पे बात की जा रही है द पाथ टू मुगाफी। द पाथ टू मुगाफी विल बी पेव्ड विद ट्रैकर्स ड्रीम। मैं आपको समझाता हूँ। बात की जा रही है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश बेसिकली एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है बहुत ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, लगभग 4050 मीटर अबव द सी लेवल। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ऊंचाई पर। और उस जगह का नाम है मुगाफी। तो वहाँ तक कोई भी टूरिस्ट आज तक गया नहीं है पूरी तरह से। यहाँ पर मुगाफी तक कोई भी टूरिस्ट पहुँचा नहीं है, ट्रैकिंग वहाँ पर नहीं हो पाई है। ट्रैकिंग मतलब पैदल पैदल बहुत लंबी जर्नी करना। तो यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि जो विलेजर्स हैं ना, वो बेसिकली आज के टाइम पर फोकस करना चाहिए उनके ऊपर, और ख़ासकर हम लोग को वहाँ पे सुविधा प्रोवाइड करवानी चाहिए कि ऊपर तक लोग ट्रैकिंग कर सकें। एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, कनेक्टिविटी बनेगी और भी बहुत सारा यहाँ पर बूस्टअप देखने को मिलेगा। और रिसेंटली आपको पता होगा एक IAS ऑफिसर ने इस चीज़ को लेकर वीडियो भी शेयर करी थी।
उनका फर्स्ट मुगाफी एक्सपीडिशन चल रहा है। देखो मैं आपको बताऊं ना कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पे बात की जा रही है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट की। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? चांगलांग। मैं स्पेलिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपको यहाँ पर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है मुगाफी बेसिकली 4050 मीटर की ऊंचाई पर है। करना कैसे है? देखो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो विजयनगर है ना, विजयनगर ना बहुत ही सुंदर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। विजयनगर की पिक्चर आप शेयर करोगे ना, मतलब शेयर कर रहा हूँ, सर्च करोगे गूगल पर, बहुत ही सुंदर एरिया है। मैंने खुद सर्च किया था, बहुत ही सुंदर प्लेस आपको वो देखने को मिलेगा। तो विजयनगर से 30 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी ऊपर जाने के लिए। बीच में अल्पाइन मीडोज, ऑर्किड ट्रेल, बॉटेनिकल पैराडाइज, बर्डिंग हेवन, ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। इन सबको यहाँ पर क्रॉस करते हुए आपको ऊपर पहुँचना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं विजयनगर से रोड जाती है। रोड, ये बेसिकली जो रोड है ना, रोड टू विजयनगर अगर हम लोग बात करें तो विजयनगर के मतलब विजयनगर से आपको ट्रैक करना पड़ता है 30 किलोमीटर। और विजयनगर बेसिकली बहुत ब्यूटीफुल एरिया है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो बोला यही जा रहा है कि अब हमें यहाँ पर एक कनेक्टिविटी बनानी चाहिए। ये जो मियाओ और विजयनगर है, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के अंदर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। जो ये मुगाफी है, मुगाफी बेसिकली यहाँ पर एक एरिया देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। विजयनगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैकिंग करने के बाद में आपको यहाँ पर जाना पड़ता है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है। कुछ यहाँ पर आपको ये पिक्चर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो बोला ये जा रहा है कि अब यहाँ पर ट्रैकिंग को लेकर कुछ फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो रोड वगैरह हैं कुछ भी यहाँ पर प्रॉपरली डेवलप नहीं है। यहाँ से गुजरना पड़ता है एक बेकार रास्ते से, नमदफा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व से गुजरते हुए यहाँ पर जाना पड़ता है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके लिए यहाँ पर सरकार ने काम करना चाहिए। यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो टूरिज़्म प्रोजेक्ट है, आपको पता होगा सितंबर 29 की बात है, सितंबर 29 में एक टीम ऑफ ब्यूरोक्रेट था और लोकल पीपल थे, उन सब ने मिलकर इस पूरे के पूरे ट्रैक रूट को एक्सप्लोर किया, इसके बारे में जाना, पूरी तरह से जाना। एक कमेटी को बनाया और उस कमेटी के अंदर जो गाँव के आसपास के गाँव के लोग थे उनको भी लिया गया, ताकि हम लोग क्या कर सकें, पूरा का पूरा एक टूरिज़्म प्रोजेक्ट बना सकें, यानी कि इसकी ट्रैकिंग की फैसिलिटी को अवेलेबल करवा सकें, है ना। एक ट्रैकिंग रूट बनाया जा सके ताकि लोग आराम से यहाँ पर जा सकें, ट्रैकिंग कर सकें, पैदल चल सकें और यहाँ तक पहुँच सकें मुगाफी तक। और इसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा, जैसे एरिया बिल्कुल साफ़ रहे, है ना। उसके बाद में बिल्डिंग्स जो मतलब टॉयलेट्स हैं उनको बनाना होगा। उसके बाद में आराम करने के लिए कुछ प्लेसेस बनानी होंगी, होम स्टेज सेटअप करने होंगे जहाँ पे लोग रुक सकें। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर जो एडवेंचर टूरिज़्म है वो और ज़्यादा प्रमोट होता हुआ नजर आएगा। तो मुगाफी यहाँ पर जस्ट विजयनगर से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना। एल्पाइन मीडोज़, ऑर्चिड ट्रेल, ये सारे एरिया से निकलना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। लगभग यहाँ पे काफ़ी दिन लग जाते हैं यहाँ से गुजरते हुए। तो ये जो एफ़र्ट है ना, इस एफ़र्ट को हम बहुत आसान कर सकते हैं, इसको प्रमोट करते हुए अब बहुत आराम से यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा ट्रैकिंग रूट है इसको यहाँ पर तैयार किया जा सकता है ना। ये ट्रैकिंग रूट अगर तैयार हो जाएगा तो बहुत कम समय में लोग यहाँ पर ट्रैकिंग कर पाएंगे, टूरिज़्म भी यहाँ पे प्रमोट होता हुआ नज़र आएगा, ऐसा आप कह सकते हो। तो ध्यान रखना ये एग्जैक्टली क्या क्या नज़र आता है। तो मुगाफी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, विजयनगर की यहाँ पर बात की जा रही है। क्लियर हो गया? बाकी और कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड सेक्शन पर आप देखोगे तो कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। और वैसे यहाँ पर साइंस एंड टेक पर है। साइंस एंड टेक पर भी आप देखोगे कोरोना को लेकर पूरा आर्टिकल ही दे दिया डिटेल से। उसका एक आर्टिकल ये था कि लॉकडाउन के अंदर इंडोर एयर पोल्यूशन बढ़ा, तो इसको मैंने पढ़ा तो इसमें भी कुछ काम की चीज़ नहीं निकली। यानी कि आप देखोगे कोरोना के टाइम पर जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों ने यहाँ पर आप खासकर गाँव वाले एरिया में देखोगे तो घर के अंदर लकड़ियाँ वगैरह जलाई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ घर के अंदर। और उस प्रदूषण की वजह से, उस इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से, देखो इंडोर एयर पोल्यूशन क्या है, घर के अंदर प्रदूषण होना, तो उस इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से जो बूढ़े लोग थे या फिर जो बाकी बच्चे थे छोटे छोटे, उनको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स निकल कर आई। तो लॉकडाउन के अंदर हमने देखा इंडोर एयर पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया। गाँव के अंदर यहाँ पर खासकर ये चीज़ें देखने को मिली हैं, है ना। तो वो बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो आर्टिकल में कुछ भी खास ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं आज के पूरे डिस्कशन के अंदर। तो छोटा सा डिस्कशन था,
40 मिनट का लगभग डिस्कशन था, ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है इसके बारे में जो भी चीज़ें थी। चलो जान तो ली, एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, पढ़ लिया है यार आज का न्यूज़पेपर। अच्छा, एक छोटा सा आर्टिकल ये रह गया, ये तो सुन लो। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, शी जिनपिंग सेट टू बिगिन थर्ड टर्म इन कमांड ऑफ चाइना एज राइवल फोर्स्ड आउट। यानी कि अब तीसरी कमान पकड़ रखी है शी जिनपिंग ने। शी जिनपिंग यहाँ पर आप कह सकते हो कि फिर से अब प्रेसिडेंट की तरह देखने को मिलेंगे। वैसे प्रेसिडेंट हैं ही बहुत लंबे समय से, ये हर साल मतलब कुछ 5 सालों के अंदर ये आपको पूरा का पूरा देखने को मिलता है। कम्युनिस्ट पार्टी बैठती है, उसके बारे में चर्चा की जाती है, वो आपकी काम की बातें हैं नहीं, है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सिचुएशन जानने वाली बात यह है कि जब ये मीटिंग चल रही थी तो ये जो पूरी पार्टी कांग्रेस चल रहा था ना, तो इसमें ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, और शी जिनपिंग से पहले भी यहाँ पर चाइना के एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे। यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं हू जिनतो, हू जिनतो इनका नाम है। हू जिनतो को पकड़कर बाहर निकाल दिया गया, यहाँ पर आप देख पाओगे, पकड़कर इनको बाहर निकाल दिया गया और शी जिनपिंग बैठे हुए देख रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। ये वीडियो लाइव थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर कल बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है, रिसेंटली हमने देखा था कि काफ़ी खबर आई थी कि जो शी जिनपिंग है उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है ना, घर में बंद कर लिया गया है जब ये समिट से लौट रहे थे, तो है ना, जो उज़्बेकिस्तान के अंदर समिट चल रही थी। तो उसको शी जिनपिंग को यहाँ पर हाउस अरेस्ट करने के पीछे का कारण आपको ये व्यक्ति देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर शी जिनपिंग ने एक तरीके से वापस से लोगों को बता दिया है कि जो भी मेरे खिलाफ़ में कोई कदम उठाएगा, मेरे खिलाफ़ में खड़ा होगा, तो उसके साथ में यही होने वाला है जो कि अभी हू जिनतो के साथ में हो रहा है। तो शी जिनपिंग वैसे सत्ता में बने हुए हैं, ऐसा आप लोग कह सकते हो कि बीच में बहुत सारी खबरें आई थी ना, सत्ता से हट जाएंगे, है ना, कू हो सकता है, ये हो सकता है। अभी के लिए कुछ नहीं है, जो भी नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं वह वैसे ही आपको चलती हुई नज़र आएंगी। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, सारी चीज़ें रिलेवेंट तरीके से हम लोगों ने कवर कर ली है। ये मैंने आपको बता दिया है कि विजयनगर को अब यहाँ पर पूरी तरह से कनेक्ट किया जाएगा एक मोटरेबल रोड से, जिससे यहाँ पर टूरिज़्म बूस्ट होगा, और विजयनगर से थोड़ी सी दूर पर मुगाफ़ी है, वहाँ तक भी लोग जा सकेंगे। जो रूट्स वगैरह हैं, ट्रैकिंग रूट, वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा, जो कि बहुत ही सुंदर एरिया देखने को मिलता है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को। तो जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन था कि जो हमारे संविधान में नवा शेड्यूल लेकर आया गया था कौन से प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है, वो है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। तो 9th शेड्यूल को यहाँ पर एडॉप्ट किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। भारतीय संविधान के अंदर जो हमने फर्स्ट संशोधन किया था, फर्स्ट अमेंडमेंट किया था, उसी के तहत 9वें शेड्यूल को ऐड किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 10 मई 1951 में बाय द जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट। तो जो लैंड रिफॉर्म्स लॉज है ना, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो ये लेकर आया गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक अमेंडमेंट लेकर आया गया था, और मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली 9th शेड्यूल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, 9th शेड्यूल ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू, और जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के अंदर में ये काम किया गया था। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।